नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों को लेकर महिला सशक्तिकरण में जो दिखाई भी दे रही है, बुलडोजर की उनकी संपत्तियों पर भी और पार्टी देख करके काम कर रही है अपने लोगों को। बस उतने पहले कभी हुए नहीं है। 2017 के बाद से डबल इंजन की सरकार ने काम की गति को बना करके रखा हुआ है। यह गति तेज उससे चल रही है। ये गाड़ी दौड़ रही है, कितनी तेज गति से चल रही है, इसको लेकर के सरकार की क्या माह में प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई गई 2200 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। तो वहीं महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार का आंकड़ा है कि कन्या सुमंगला के तहत राज्य में अब तक 13,67,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने अब तक आर्थिक रूप से कमजोर 1 लाख से अधिक परिवारों की मदद भी की है। तो वहीं 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी की तैनाती कर महिलाओं को सशक्त भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव किसानों, बेरोजगारों और लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमलावर थे। लेकिन वहीं मौजूदा सरकार का कहना है कि इन 6 महीने के दूसरे कार्यकाल में सेवा योजना के तहत जहां 93,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो वहीं योगी सरकार का इन 6 महीनों के कार्यकाल में गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान करने का भी दावा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार का दावा है कि प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। वहीं 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज के अलावा गोरखपुर, रायबरेली में एम्स का संचालन किया जा रहा है। तो वहीं 6 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी दिया गया है। इन 6 महीनों के कार्यकाल में योगी सरकार यूपी में 1225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेसवे के आसपास जहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कह रही है, तो वहीं आने वाले समय में यूपी में 6 नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाए जाने की भी योजना पर काम कर रही है। आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के प्रणेता थे। अंत्योदय यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को पहले न्याय मिले, पहले राशन मिले, पहले उसकी गरीबी दूर हो, उसके बाद में हम क्रमवार आगे बढ़े। इसी संकल्प को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन्हीं बातों को वापस दोहराया। आज की इस बहस में हमारे साथ हिस्सा लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता SN सिंह, समाजवादी पार्टी की ओर से हमें ज्वाइन करेंगे कपिल श्रीवास्तव, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करते हैं। SN सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SN सिंह जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो इन 6 माह के कार्यकाल को, योगी 2 के 6 माह के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं और इनकी उपलब्धियां क्या है? आप कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि बताएं जो इन 6 माह की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में आपको लगता है कि योगी सरकार ने ये कमाल कर दिया। सिंह साहब। देखिए उपाध्याय साहब, आपके चैनल के माध्यम से भी ढेर सारी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ढेर सारी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा तो मैं बड़े सरल शब्दों में कहूंगा कि योगी पार्ट 2 जो शुरू हुआ वो इसी नाते हुआ कि लोगों को था कि हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, एक बेहतर कानून व्यवस्था, वो उत्तर प्रदेश में जो
शासन था वो कायम रहेगा। और आप देखे होंगे इस 6 माह में भी उसी तरह की शासन व्यवस्था रही, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रही, चाहे वो डीएम सोनभद्र हो, एसपी गाजियाबाद हो, या लगभग 128 और ऐसे अधिकारी हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं। तीसरी बात, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तब भी कहा था कि बड़े बड़े एक्सप्रेसवे वाला राज्य, गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप देखिए चालू हो गया है, और रैपिड रेल का कार्य जोरों पे है। कानपुर जो मेट्रो बन चुका था, लेकिन आगरा का मेट्रो का जो कार्य रुका हुआ था वो भी कार्य तेज गति से चल रहा है। स्वास्थ्य में आपने बताया ही, दोबारा मैं भी कहूंगा कि स्वास्थ्य में जो पहले कुछ जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती थी, आज जो हमारे कपिल श्रीवास्तव जी गोरखपुर के रहने वाले हमारे भाई बैठे हैं, ये जान सकते हैं कि कितनी मौतें वहां पे हो जाती थी इंसेफेलाइटिस से। वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं, वो जवाब देंगे, आपकी बातें सुन रहे हैं। अच्छी बात है, जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हैं। आज इंसेफेलाइटिस से मौतें नहीं हो रही है। लगभग जो 4600 से अधिक जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारे उत्तर प्रदेश में, उस सब में हेल्थ मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि आप वहां पे जोड़ सकते हैं। और रोजगार को लेके हमने कहा तो 10,000 से ज्यादा पुलिस सेवा में भर्ती की जा चुकी है। हमने कहा कि एसटीएफ का गठन करेंगे। अयोध्या में एक एसटीएफ इकाई गठित हो गई है। 70,000 कारीगरों को टूल किट दिया जा चुका है। इस तरह से किसानों का जो गन्ने मूल्य का बकाया था वो भी अभी 30,697 करोड़ रुपए स्वीकृत करके दे दिया गया है। और 150 नई B6 जो बसें थी वो भी आ गई हैं। मतलब ये बाकी नहीं है। और कुछ लोगों के जो नहीं समझ में आएगा वो ये बताना चाहूंगा, काशी कॉरिडोर, मथुरा, अयोध्या, इसको लेके बहुत हम चिंतित रहते थे, दूसरे लोग आरोप लगाते थे। तो और दिनों से ज्यादा इस बार जो काशी भगवान की जो नगरी है, उस समय जो 1 महीने पहले सावन मास में जो पहले लोग आते थे उससे 4 गुना लोग आए हैं, जिसके नाते पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। और धार्मिक स्थलों से बिना भेदभाव के हमने जो लाउड स्पीकर हटाए उसमें सभी भाइयों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंह साहब एक बार कपिल जी से बात कर रहे थे, फिर आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको मैं दोबारा मौका दूंगा। कपिल जी, अभी सिंह साहब ने बहुत सारे अपने काम गिनाए हैं चैनल पे इस डिबेट में, लेकिन इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पूरे 6 माह के कार्यकाल का ब्यौरा दिया है। आप इन 6 माह के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? योगी 2 के ये जो कार्यकाल है, इसकी उपलब्धियां क्या आपको दिखाई देती हैं, या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? समाजवादी पार्टी इन 6 महीनों को किस रूप में देखती है? कपिश जी। इनके 5 साल 6 महीने को देखती है, और 5 साल 6 महीने के अंदर पत्र उठा लीजिए। पहले ही संकल्प पत्र का ऊपर का 10 वादा पूरा नहीं है जी। पहले ही संकल्प पत्र का ऊपर का कौन कौन से हैं वो? इनका 10 वादा कौन से पूरा नहीं है। हेलो, हाँ जी, कौन कौन से वो संकल्प हैं जिनको आप याद दिलाना चाहेंगे? पहला ये कि जो किसान की आय दुगनी कर रहे थे और कहे थे कि 2022 में हम पूरी कर देंगे। जी जी, हमें आप बता दीजिए, लागत मूल्य 3 गुना हो गया, किसान आत्महत्या कर रहा है, और उसके अगेंस्ट ही ये कानून लेकर के आए जिसको राष्ट्र हित में लाए थे और राष्ट्र हित में यू टर्न कर लिया। जी। दूसरी चीज, आज तक गन्ना का बकाया भुगतान नहीं हो सका। तीसरी चीज, इन्होंने इसी इलेक्शन के अंदर ये कहा था कि हम सिंचाई मुक्त कर देंगे, जितनी बिजली है, बिजली का बिल है वो आप कर देंगे पूरी प्रदेश की जनता का। आपको याद होगा, आप बताइए। जी जी बिल्कुल। आपका हो गया। तो ऊर्जा मंत्री ने मना कर दिया विधानसभा में कि हम बिजली मुफ्त नहीं करेंगे। तो फिर वादा क्यों किया था? जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए, किसानों की आंख में धूल झोंकने के लिए, हमारे आप जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग जो तनख्वाह पे जीते हैं या पेशा करके जी रहे हैं किसी तरीके से, उनको वादा करके वोट लेने के लिए। अरे ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है जिसने ये कह दिया कि पूरे प्रदेश का बिल हम हाफ कर देंगे और गुमराह करके वोट ले लिया। इन्होंने कहा आएंगे तो सबको लैपटॉप दे देंगे, सारे बच्चों को। एक लैपटॉप का वितरण अगर कहीं कर दिया हो तो मुझे बता दीजिए।
दूसरी चीजें आ जाइए बेरोजगारी पे, आते ही कितना बवाल मचाया था इन लोगों ने कि देखिएगा 100 दिन के अंदर इतना, 200 के दिन इतना। बेरोजगारी पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो जारी किया है प्रेस नोट, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी, उन्होंने कहा 93,000 नए लोगों को रोजगार दिया है। 93,000 वही पकौड़ी तलने वाला रोजगार। अरे भाई, जनता पकौड़ी तलने वाले रोजगार के लिए आपसे नहीं कह रही है। आप ये बताइए सरकारी महकमे ने कितने दिए? सुनिए उपाध्याय जी, इन्होंने सरकारी महकमे के लिए कहा था कि 4 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, यानी कि 5 साल में 20 और 6 महीने में 2 लाख और 22 लाख नौकरियां इनको देनी थी, और 70,000 रोजगार, 70 लाख रोजगार कहा था इन्होंने। तो 60 पचे 35 और उसके बाद 35,000 और, तो 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार चाहिए थे इनके हिसाब से, जो इनका संकल्प पत्र है। और इधर के 6 महीने में एक वैकेंसी नहीं निकाले हैं, एक वैकेंसी, किसी चीज का इम्तिहान तक नहीं हुआ है। और आप एक चीज देख लीजिए, जब संसद के अंदर आंकड़े आए तो संसद ने कहा कि भैया सरकारी नौकरी हमने पूरे देश के अंदर 7 लाख ही दी है, 22 करोड़ लोगों ने रोजगार का फार्म भरा। और आप अभी इनसे बात कर लीजिएगा, ये तो एकदम मुखबिर है हमारे एसके सिंह साहब, हमारे परम मित्र एसके सिंह साहब, परम मित्र है हमारे। लेकिन भैया ये कहते वचनम किम दरिद्रम, अरे वचन से क्या दरिद्र होना? तो भारतीय जनता पार्टी वचन से दरिद्र नहीं होती है। 5.5 लाख नौकरी कर देंगे कि सरकारी नौकरी प्रदेश में दे दी। विपक्ष के नेता भी बोलेंगे, वो सरकार की कमियां बताना उनका काम है। नहीं, हमारे मित्र हैं, और मैं आईना नहीं दिखाऊंगा तो 5 साल सरकार से यही चलानी है भाई। फुल प्ले सरकार अपनी कितनी बड़ाई कर रहे थे, अच्छा काम नहीं किए होते तो हम चुन करके कैसे आते? अरे भाई, आपके डबल इंजन की सरकार थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, और जो 20 लाख इंजन गायब है उसकी कोई रिपोर्टिंग आपके पास है नहीं कि कहाँ बरामद हुई, नहीं बरामद हुई, क्या हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि हमने आपको उत्तर प्रदेश में 80 सीटें कम कर दी, हमने 13% अपने मतों का वृद्धि कर लिया, 3 गुना सीटों की वृद्धि कर ली। लेकिन उसके एवज में आपने 2 सीटें लोकसभा की दे दी, वो भी आपने अपने दल की दे दी, रामपुर और आजमगढ़ आपने इनको दे दी। 80 सीटों के बदले आपने 2 लोकसभा भी दे दी इनको। नहीं, वो इसलिए दे दी कि वहां पर शासन और प्रशासन का मामला था, उपचुनाव आपसे क्या छुपा हुआ? उपाध्याय जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने हमारा भाई कहते हुए आपने कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ उपाध्याय जी, उपचुनाव किसके होते हैं, और उपचुनाव में जिस तरीके से इन लोगों ने वोटिंग के लिए पोलिंग नहीं होने दी, वो आप लोगों के सामने है। मैंने तो अपने मित्र का कुछ गिरा दिया। हमारे मित्र को बताना चाहिए कि आपकी मोदी सरकार झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं 22 करोड़ रोजगार के लिए लोग फार्म भरे और हमने 7 लाख रोजगार पूरे देश में दिया है। तो इनसे पूछिए कि ये 7 लाख रोजगार जो पूरे देश में दिया है, 5.5 लाख और चुनाव में देश की जनता के आंख में धूल क्यों झोंक रहे हैं? उपाध्याय की क्या का बिजली का बिल आधा क्यों नहीं हुआ? एसएल सिंह के घर का अपना बिल आधा क्यों नहीं हुआ? कपिल श्रीवास्तव के घर का आधा बिल क्यों नहीं हुआ? महंगाई के क्यों नहीं लगी? ठीक है, कपिल और उससे भी ज्यादा किसान महंगी हो गई। हमें आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं प्रदेश के अंदर? लेकिन एसएल सिंह जी बोल रहे थे, तो जो आपने सवाल उठाए हैं एसएल सिंह जी से हम सुनेंगे। एसएल सिंह जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, सुनिए, लेकिन कपिल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका मैं जवाब कि आप किसी को 1 घंटे छूट दे देंगे, वो जो मर्जी है बोलता जाएगा। आपने कहा सबका एक कमेंट लिया जाएगा। आपको समझ दे रहा हूँ। अरे सिंह साहब आप बोलिए, बाद आप ही को जवाब दे दिए। श्रीवास्तव जी का देखिए, उन्होंने कहा संकल्प पत्र के 1 वादे हमने पूरे नहीं किए। पिछला हमारा ऑडिट हो चुका है, झूठ कौन बोला? जनता के बीच में जो सबसे झूठे लोग हैं, जो कोरोना की वैक्सीन को भी भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताते हैं, जनता ने जाना कि झूठा कौन है और उनको साइड कर दिया। का जवाब नहीं दे रहे, अब सुन लीजिए, अब सुन, खाली बताइए उपाध्याय जी के घर का बिल आधा किया कि नहीं किया? नहीं तो डिबेट डिटेल हो जाएगी और डिबेट बंद हो जाएगा। बोलने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं आप बताइए कितना भुगतान किए थे? एक बेड है आपके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज में है कि नहीं है? किया था
आपके समय में बिजली आती नहीं थी, हमने किसानों का नहीं किया। आप इनसे सवाल पूछ लीजिए भाई, और इनसे चर्चा करा लीजिए। अरे मैं आसानी से पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, वैक्सीन पे जा रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, हमने तो वैक्सीन का वादा फिर आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। और मेरी डिबेट में तो मैं उस तरह की लड़ाई झगड़ा और ये सब मतलब मैं करने भी नहीं देता हूँ। तो एक बार फिर आप जवाब दीजिए, उसमें कौन सी दिक्कत है? जी सिंह साहब। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आपने पूछा कि क्या ये दूना कर दिए। 2-3 सवाल है। उनका कहना है बिजली को लेकर के आपने वादा किया था, बिजली का बिल आधा नहीं हुआ, गन्ने के भुगतान को लेकर उनका सवाल है। तो पर्टिकुलर जो पॉइंट वाइज है ना, उनपे वो हम जवाब चाहते हैं, जनता भी जवाब चाहेगी। वो जाहिर है विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है सरकार के कामकाज पे। सवाल उठाना तो आप सुनेंगे कि झूठ बोलेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, तो वो सुनेंगे। तो उन्होंने आरोप लगाया गन्ने मूल्य के भुगतान को लेकर। हमने कहा कि हमने रिकॉर्ड जितना 4 बार की सरकार में गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं किए हैं, उससे ज्यादा गन्ने मूल्य का भुगतान हमने किया। और हमारी सरकार में गन्ने मूल्य का बकाया कितना रह गया है? सिर्फ और सिर्फ 228 करोड़ रह गया। फिर बीच में कपिल जी प्लीज, आप तो ऐसे बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। आप सुनिए, झूठे लोगों को खोलने के लिए बैठा हूं। आपने कहा नाराज होना अच्छा नहीं लगता। और सुनिए, पहली बात। दूसरी, आपने कहा आपके 4 कार्यखंड में जितना गन्ने मूल्य का भुगतान हुआ था उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है, और 500 करोड़ रुपया अभी स्वीकृत करके दिया जा चुका है। पिछले महीने 30 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 23 सत्र अभी अक्टूबर से शुरू होगा। एक बार आपने कहा बिजली बिल को लेके, हमने कहा था कि हम किसानों का जो बिजली बिल होगा वो आधा कर देंगे। किसानों का बिजली बिल पूरे की बात नहीं हुई थी, आधे की बात हुई। किसानों का स्वास्थ्य किसानों का नहीं कहा गया था। तीसरी बात सुनिए, मैं संकल्प खोल के बैठा हूं, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता हूं। और झूठे लोग झूठ में बोलते हैं। जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनिए। आपके नेता विधानसभा से भाग रहे, आप जनता के बीच से भाग जाते हैं, आप डिबेट को इधर उधर करते हैं। आपसे बड़ा झूठा है कौन? आप बताइए आप कितना गन्ने मूल्य का भुगतान किए थे और हम कितना गन्ने मूल्य का भुगतान किए? संकल्प लेते हैं क्या? आपसे बड़ा संकल्प कौन लेता है? उपाध्याय, आप इस तरह के डिबेट में एसेंसिंग नहीं रहेंगे। आप कपिल श्रीवास्तव से डिबेट करा लीजिए। नहीं आप बोलिए। आप मुझे बताइए, इसने सवाल पूछा है, आदमी ने सवाल पूछा और मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप अपने बारी पे अपनी पूरी बात पूछ रहे थे, जिस में कहीं नहीं बोला कोई। लेकिन इस झूठे आदमी को बताइए, इस झूठे आदमी को बताइए कि बीच में ना बोले। 12 लाख लैपटॉप बंटने आ रहा है इनकी सरकार में। 12 लाख लैपटॉप बंटने आ रहा है इनकी सरकार में, और 364 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। सिर्फ 6 लाख लैपटॉप बंटते हैं, बाकी लैपटॉप कहाँ जाता है? हमने लैपटॉप नहीं कहा था, हमने कहा था टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, और हम लेकर बैठे हुए हैं। आपकी तरह नहीं है हम अपना। और हमने 20 लाख मैं यहाँ पे के उपाध्याय जी के डिबेट में बोल रहा हूँ, चैनल पे बोल रहा हूँ। हमने 20 लाख जो है टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य निर्विवाद रूप में कर चुके हैं। बारकोडिंग शुरू जाता है वो दूसरे को नहीं मिलेगा, और दूसरे को मिलेगा तो खुलेगा नहीं। और क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए। चौथी बात, आपकी सरकार में 350 करोड़ रुपया नाच गाने में खर्च दिया जाता है। आपकी सरकार में 36,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दिया जाता है। आपकी सरकार में 5 लाख लोग ऐसे थे पेंशन धारक थे ही नहीं। आपकी सरकार में 1400 शिक्षक थे जो शिक्षक थे ही नहीं। आपकी सरकार से भारतीय की सरकार की तुलना नहीं हो सकती। कौन लगा? ये भी पूरा 64 लोग कांग्रेस के शरद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं काफी देर से। तिवारी जी, आपने उपाध्याय जी को सुना? सिंह साहब, मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन चूंकि आप दोनों इतने एक ही शहर के रहने वाले हैं और दोनों एकदम गर्म हो गए, तो मुझे लगा एक बार शैलेंद्र तिवारी जी को बीच में ले आते हैं, उसके बाद फिर आपके पास में आता हूँ। तिवारी जी, जब कपिल श्रीवास्तव जी बोलेंगे तो बीच में बोला जाएगा। अब ये तय हो गया है कि डिबेट ऐसे ही होगी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप तो ऐसे नहीं, दोनों लोग अच्छे थे। कपिल जी, आप अच्छे से डिबेट उनकी चीजों को बताया जाएगा। से अपने नाराज हो रहे हैं।
ये अच्छी बात नहीं है। मैं तिवारी जी बहुत पूछेंगे, बात नहीं सुनेंगे। ये मजाक थोड़ा है कि आप मजाक करने चैनल पे ही करने बैठे हैं। हमारे ये मित्र हैं और ये क्रोधी स्वभाव के हैं, ये मैं जानता हूँ। अरे नहीं, आपसे बड़ा क्रोधी कौन है? आप लोग गला काट कपिल जी उनका भी सम्मान करना है। तिवारी जी, आप सरकार के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आपने सिंह साहब को सुना, सिंह साहब ने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, जाहिर है आपको वो उपलब्धियां आप उसको नकारेंगे, लेकिन इस कार्यकाल को आप किस रूप में लेते हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस कहाँ है? समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस अब जमीन पर कहाँ है? चुनाव जब आते हैं तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और भी तमाम सारे नेता यहाँ आते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के वे यहाँ खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि सड़क पे कांग्रेस दिखाई दे रही है। 2022 के चुनाव में सब जगह कांग्रेस ने ही कहा, लेकिन पिछले 6 माह से कांग्रेस यहाँ दिखाई नहीं देती। तिवारी जी, देखिए, दो बातें हैं। मैं अपने वरिष्ठ साथियों को कहूँगा कि थोड़ा सा एक डिबेट का थंब रूल बनाने की, एक व्यक्ति बोले एक व्यक्ति सुने तो सबको, हमको भी समझ में आएगा क्या कह रहे हैं और आपके व्यूअर्स दर्शक को भी समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं थंब रूल होना चाहिए। देखिए, आपका पहला सवाल है कि योगी जी की सरकार को 6 महीने हो गए और जाहिर सी बात है कि आप आलोचना, नहीं मैं आलोचना नहीं करूंगा। मैं एक सीधा सा प्रश्न है कि योगी जी की तारीफ करते हैं, योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, योगी जी ने बहुत अच्छा काम, योगी जी अब तक अच्छे काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, पहला अच्छा काम अस्पताल, 50 रुपए का पर्चा है मेडिकल कॉलेज में, राजधानी में 50 रुपए का पर्चा, ठीक है। बलरामपुर अस्पताल में दवा नहीं, ठीक है। कानून व्यवस्था के नाम पे महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, ठीक है। रिवर फ्रंट यहाँ जो है गोमती नदी है, उसमें हजारों करोड़ रुपए का सफाई के नाम पर घोटाला हुआ है, हजारों करोड़, और उस घोटाले के नाम पर क्या कार्रवाई हुई है? तिवारी जी, रिवर फ्रंट को जो लेकर के जो काम हुए थे वो अखिलेश सरकार के समय में हुए थे। अभी तो रिवर फ्रंट के काम की जांच चल रही है, काम रुके। मेरी बात आने दीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी बात आने दीजिए। सवाल अब उन्हीं से होगा जिन्होंने जांच कराई है और वो नहीं पाए। सही है, या तो बताएं कि पुरानी सरकार सही में। तो जो घोटाला हुआ है, अब हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका सवाल सही है, ये वो बताएं कहाँ हुआ है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना करेक्शन किया है कि जो आप बात कर रहे हैं वो समाजवादी मैं जानता हूँ बात है, इनके कार्यकाल सर, नहीं कार्यकाल इनका ही था। यहाँ 20 साल से लखनऊ में मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का ही है, सभासद भारतीय जनता पार्टी का ही है। मैं लखनऊ राजधानी से बात कर रहा हूँ, राजधानी की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। जहां जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जिलों को तो आप समझ सकते हैं। भाई देखिए, मैं कानून व्यवस्था की बात कर लूं या स्वच्छता की बात कर लूं या आज गायों की हालत की बात कर लूं, अभी इन्होंने एक कानून पास किया है कि किसान तार नहीं लगाएंगे, ठीक है, किसान तार नहीं लगाएंगे, चलिए अच्छी बात है, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार होता है। और जो किसानों का जो है, किसान जो चारा लगाएंगे, किसान जो अनाज बोएंगे वो जानवरों का चारागाह बन जाएगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? वो इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब किसान खेती करेगा वो जानवरों के लिए, और आप उस पर कानून बना देंगे कि आप तार मत लगाइए। आप खुद कोई व्यवस्था दे नहीं रहे हैं, आदमी अपना तन काट के पेट काट के कोई व्यवस्था कर रहा है तो उस पर आप कानून बनाना कि आप जेल जाएंगे तार लगाने पर। ये क्या मतलब है? आप कुल मिलाकर के प्रोपोगंडा, झंडा डंडा प्रोपोगंडा, यही एजेंडा है इनका, इसके अलावा कुछ है नहीं। कानून के आप बता रहे हैं अभी खुद, कभी कहते हैं 4.5 लाख नौकरी दी, कभी कहते हैं 90,000 नौकरी दी। आप आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता को बताएं कि रिवर फ्रंट वाले में आपने जो जांच की उसमें क्या हुआ, गोरखपुर में जो पुलिस वाला था उसको क्या, ठीक है तिवारी, गोरखपुर में जो सर सुनिए सिंह साहब से बाद में जवाब देंगे। पहले हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हैं। प्रमोद गोस्वामी, एक सेकंड उपाध्याय जी, बात तो आने दीजिए जी। जो व्यापारी मारा गया है उसमें क्या कार्रवाई हुई, उस पर क्या सजा मिली उस आदमी को जिसने उनके साथ इस तरह के? सिंह साहब से बाद में जवाब देंगे, पहले प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी, 6 माह बीत चुके हैं और आपने तीनों वक्ताओं को सुना, 2 इनमें विपक्ष के हैं और सिंह साहब भाजपा की ओर से सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इन पूरे 6 माह के कार्यकाल को, अब वैसे तो कपीश जी ने कहा कि 5 साल 6 महीने का कार्यकाल है, लेकिन फिर भी हम योगी 2 के 6 माह के कार्यकाल की अभी बात करेंगे,
इन 6 माह के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उपलब्धियां रही और आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है, तो वो क्या छूट गया है? उपाध्याय जी देखिए, 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना ठीक वैसे ही है जैसे हथेली पे सरसों जमाना। तो 6 महीने का कार्यकाल कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो पार्ट 1 5 साल का था, उसके बाद उनमें प्रशासनिक और राजनीतिक जो उनकी क्षमताएं हैं उनमें बढ़ी हैं, कौशल बढ़ा है, अनुभव बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी जो उस समय के अच्छे और बुरे अनुभव थे उसका इस 6 महीने में मैं ये कह सकता हूँ कि उसका लाभ उन्होंने लेने की कोशिश की है। जो उनमें खामियां थी उनके अनुभव में, उसको उन्होंने दूर किया है। और निश्चित रूप से आप अगर देखें तो इस 6 महीने में उन्होंने अपने मंत्रियों को जन समस्याओं के या जन सरोकारों के समाधान के लिए सारे मंत्रियों को जिले आवंटित किए। 100 दिन में उनसे रिपोर्ट मांगी, जनता की समस्याओं को उन्होंने जानना चाहा, उसके समाधान। ये बात फिर सवाल उठ सकता है कि उसका समाधान अभी तक क्या हुआ। तो अभी 6 महीने जो मैंने कहा कि सरसों नहीं उगाई जा सकती है, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। लेकिन प्रमोद जी, समय चाहिए होगा। आप इसको तो 6 महीने क्यों कहते हैं? ये तो योगी काल का 6 महीना है, क्योंकि चूंकि सरकार चेंज नहीं हुई है, काम पहले से कुछ तो चल ही रहे होंगे, वो आगे बढ़े होंगे, तो हम इसको 5 साल 6 महीने क्यों नहीं गिनते? नहीं, आप चूंकि ये डिबेट आपने 6 महीने की रखी है, 5 साल 6 महीने की नहीं रखी, इसलिए अगर 5 साल 6 महीने की होती तो उसका जवाब अलग होगा। तो ये आपने 6 महीने के इस कार्यकाल की बात रखी, इसीलिए मैंने हथेली पे सरसों की बात कही है, और इसीलिए पुराने अनुभव में 6 महीने का इसमें जोड़ा है। देखिए, एक बात तो है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और अपराध पिछले लगभग 2.5-3 दशकों से हमेशा चुनाव का पहला मुद्दा रहा है, बड़ी समस्या रही है, लोग उससे त्रस्त रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उपलब्धि के रूप में कहा जाना चाहिए, विपक्ष स्वीकार करे अथवा न करे, कि योगी जी ने जो संगठित अपराध था प्रदेश में, जो जिसका व्यापक नेटवर्क था, उसको पूरी तरीके से उन्होंने न केवल ध्वस्त किया है, बल्कि जो जमीनें कब्जाई गई थी, जो हथियाई गई थी, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो लोगों से डरा धमका के ली गई हों, उनको छुड़ाया गया, बुलडोजर चलाया गया, उसको ध्वस्त किया गया। और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर चाहे 20 साल पहले भी अगर कोई कुकृत्य किया गया होगा तो उसका भी हम हिसाब लेंगे, उसको हम छोड़ नहीं देंगे। तो एक ये और सबसे बड़ी बात है, श्रीकांत त्यागी उसका ऐसा उदाहरण मानता हूँ, जो श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस पर भी कार्रवाई ठीक वैसे ही हुई जैसे बाकी अपराधियों को उन्होंने हुई। हाँ, मैंने कहा ना कि ये एक बड़ी समस्या थी जो हुई है, लेकिन बावजूद उसके अगर ये देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या अभी भी जस की तस है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। हालांकि योगी जी ने इस पार्ट 2 में आके कुछ विभागों के नौकरियां उसको चिन्हित कराई हैं और शायद वो निकालने भी जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, समाचार पत्रों में भी आया है कि वो निकालने जा रहे हैं। लेकिन ये 2 बड़ी समस्याएं हैं जिससे अभी निपट नहीं पाए हैं। अपराध पर निश्चित रूप से अंकुश पाया है। तीसरी बात एक जो कि अभी विधानसभा में अगर देखें, उत्तर प्रदेश में दंगे और जो धरने प्रदर्शन में जिस ढंग के उत्पात होते थे, जिस ढंग की राजकीय अराजकीय निजी संपत्तियों का नुकसान होता था, उसको उन्होंने इस विधानसभा के अभी जो 2-3 दिन पहले ख़त्म हुआ है, उसमें उन्होंने ये एक लाख है उसको और मजबूत किया है कि उसकी सारी भरपाई जो भी होगी वो उन लोगों से की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये कदम अच्छे हैं, इससे अंकुश लगेगा। जो सरकारी संपत्ति, कोई सरकारी संपत्ति कोई सरकार की तो है नहीं, है तो हमारे ही पैसे की, इनकम टैक्स की, जो हम टैक्स देते हैं, तो नुकसान तो हमारा ही है, तो हमारे टैक्स का है। तो इसलिए वो एक ऐसे दूरगामी कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं कि इसके लाभ तत्काल तो नहीं दिखाई देंगे,
लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से होगा। दंगे नहीं हुए हैं, कपीश जी के पास ये एक उपलब्धि कही जा सकती है। अगर प्रदेश 6 महीने में देख लें कि कहीं कोई दंगा या फसाद नहीं हुआ है। लेकिन जो कपीश जी ने कहा वो बात भी अपनी जगह, विपक्ष के नाते उन्हें आलोचना करनी चाहिए और उनकी खामियों को गिनाना चाहिए। उन्होंने गिनाई तो जो उनके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है, उन मैनिफेस्टो में पिछले 5.5 साल 6 महीने का वो हमारी समझ से सिंह साहब को उस पर प्रकाश डालना चाहिए, जैसा कि कपीश जी ने कही कि वो हमको बता दें कि क्या है, तो उस पर स्पष्ट करना चाहिए कि वो मैनिफेस्टो, चूंकि वो महत्वपूर्ण है कि उसी आधार पर आप चुन के आए हैं और उस वादे पर चुन के आए हैं, तो वो भी बताना चाहिए। वो सिंह साहब की जिम्मेदारी है कि वो उसका स्पष्टीकरण दें। ठीक है कपीश जी, तो बताइए कानून व्यवस्था को लेकर के जैसा प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे थे, सिंह साहब आप कुछ कह रहे हैं? सिंह साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कपिल श्रीवास्तव जी जब बोलेंगे तभी कहूंगा, उसके पहले कहना ठीक नहीं रहेगा। कपिल श्रीवास्तव जी कहें उसी दौरान कहा जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, आप आपस में व्यक्तिगत उसको न लें। ये डिबेट हमने मैनिफेस्टो में कहा था, पिछले मैनिफेस्टो में भी आपका मनोरंजन करने बनेगा आप दोनों ही बहुत गंभीर वक्ता है, कपीश जी भी गंभीर है और आप भी बहुत गंभीर है। लगातार मेरे साथ डिबेट में बहुत बार आपकी डिबेट को लोग पसंद करते हैं। हम काशी मथुरा का भी विकास कर रहे हैं, हम सब गिनाएंगे, एक एक चीज इनको बताएंगे कि हमने किस तरह से गिनाना। बिल्कुल, अरे तो आपको बैठाना इसीलिए, गिनाने के लिए ही बैठाना। हम कपीश जी कानून व्यवस्था को लेकर तो मैं भी ये कहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह की कार्रवाइयां अभी हुई और जिस तरह से अपराधियों पर, और जो संगठित अपराधी, जैसा प्रमोद गोस्वामी जी ने शब्द का इस्तेमाल किया, संगठित अपराधियों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, न केवल कार्रवाई हुई है बल्कि कमरतोड़ कार्रवाई हुई है। उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है, यहां तक कि उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, उनकी संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई, चाहे वो कितने भी बड़े अपराधी हो, मुख्तार हो, अतीक अहमद हो या कोई और भी हो। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की यूएसपी बनती जा रही है, न केवल प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी। अब इस पर आपका क्या कहना है? बाकी आपके जो सवाल हैं सिंह साहब से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, तिवारी जी से। कपीश जी देखिए उपाध्याय जी, कपिल जी क्यों गिनाएंगे? कपिल जी के जो लोग हैं उन्हीं की संपत्तियां तो जब्त की जा रही हैं। जब इनकी संपत्ति जाएगी तो इनका तो तकलीफ होगा ही। बिल्कुल, देखिए ये डिबेट ऐसे ही चलेगा, ये जिम्मेदारी आपकी थी। मैं तो बताऊंगा कि 66 महीने में 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। पूरा समय मिलेगा। मैं बताऊंगा कि 66 महीने में 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और इनके रिश्तेदार अतीक अहमद की 964 करोड़ की गई, मुख्तार अंसारी की 40 करोड़ की, विजय मिश्रा की 30 करोड़ की जब्त की गई, देवेंद्र सिंह की 111 करोड़ की जब्त की गई। और मैं ये भी बताऊंगा हमने 40 लाख आवास देने का कार्य किया इनके समय में, कार्य नहीं किया गया। उनको बोलने दीजिए, सिंह साहब आप बोल, कपीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप पूरी बात में रेलवे से लेकर के हर को देने का कार्य, भी देने का कार्य किया गया। ये सब तो हम बताते, इनके समय में तो अंतर है। हमारे यहाँ 1,20,000 जो जिनके नाम पे लखनऊ पानी की व्यवस्था किया। आपके समय में मैं किसी तरह से झूठ पांच एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे हमारे समय में बना, एक्सप्रेस वे हमारे समय में बना, गंगा एक्सप्रेस वे हमारे समय में बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हमारे समय में बन रहा है और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे हमारे समय में बन रहा है। आपको पता होगा और आपका जो गढ़ था तो भी हमने जीत लिया। बात सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा तो सिंह साहब आपकी भी बात सुनाई नहीं दे रही है, कपीश जी की भी बात सुनाई नहीं दे रही है। ये इस तरह से बहस नहीं होती ना, एक एक करके आप बोलिए, आपको दोनों को पूरा मौका मिलेगा। कपीश जी अपनी बात कह लें, उसके बाद सिंह साहब अपनी बात बोले। कपीश जी से और भी जब सिंह साहब बोले तो आप बीच में ना बोलिए। अरे सुनिए, वास्तव में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी आदमी को चाहिए अखिलेश जी को ज्ञान दे और इनका ज्ञान नहीं लेते हैं। अखिलेश जी का ज्ञान नहीं लेते हैं। क्यों लगा 2014 से चुनाव हार रहे हैं? क्यों 2014 चुनाव हार रहे हैं?
आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपका मामला है तो इस तरह से तो डिबेट नहीं हो सकती भाई, ये तो गलत बात है। और जनता ने जन स्वास्थ्य के माध्यम से जनता ने हमको स्वीकारा और आपको नकारा। जनता को हम और हम बीच में गए थे, जनता ने और हमको नकारा। जनता कौन मानता है? कोई नेता हो, पार्टी में सिर्फ एक नेता हो, पार्टी की एक धर्म करते हुए एक क्षेत्र हमारा सबका आज देखिए काम भरते हो फूल बरसात हम चलिए शैलेंद्र तिवारी जी से बात कर लेते हैं। ये दोनों अभी चूंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है सिंह साहब ने। शैलेंद्र तिवारी जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के आप सरकार को किस तरह से घेरते हैं? देखिए, जैसा गोस्वामी जी ने कहा, किसी मामले में कहीं पर कोई एक स्पेसिफिकेशन लेकर कोई काम हुआ है तो ठीक है, वो हुआ है, अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी, इसमें कोई नई चीज तो उन्होंने की नहीं है। अपराधी को अपराध की सजा देना कोई नया चीज नहीं है। मसला ये है, पहले नहीं होती थी ना तिवारी जी, होती नहीं थी ना, राजनीतिक संरक्षण होता था। दरअसल अपराध गैंगवार और ये जो संगठित अपराध हैं तभी पनपते हैं जब राजनीतिक संरक्षण होता है। और ये इस सरकार की जो उपलब्धि है, जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भाजपा प्रचारित भी करती है और योगी जी भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है, ये तो आप मानते हैं ना, पहले नहीं होती थी। देखिए, के उपाध्याय साहब शैलेंद्र जी ने एक सवाल पूछा था, के उपाध्याय साहब शैलेंद्र जी ने एक सवाल पूछा था गोमती रिवर ठीक है सिंह साहब, अभी आप और उनके तिवारी जी चुका है और ये बहस कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि केंद्र के नेताओं को इस पर नहीं लेना चाहिए, फिर उसके बाद डिबेट का स्तर भी गिरता है, फिर हर व्यक्ति एक दूसरे के नेताओं पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाना शुरू कर देगा। वो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि हमें मुद्दों पे ही बहस करनी चाहिए, कंटेंट का जवाब कंटेंट से दें, व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी न की जाए, ऐसा मेरा आग्रह। जी तिवारी जी, देखिए, आचरण से आपके विचार का पता लगता है, इसलिए आचरण सही रखें। हमारे भी आपसे आपस में डिबेट करें तो जनता सुन रही है, लोग सुन रहे हैं, मेरा भी आग्रह आपके। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सुनिए, आप वरिष्ठ लोग हैं, उसमें कोई इतना ऐसा वो नहीं है। विषय ये है कि कानून व्यवस्था महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है। अभी आपने देखा लखीमपुर से लेकर के, हाथरस से लेके, गोरखपुर से लेके, नोएडा से लेकर के और औरैया से लेके इटावा तक, यहाँ तक कि सीतापुर तक तमाम घटनाएं हैं। सीतापुर में एक बच्ची का हाथ लखीमपुर को लेकर मेरा एक सवाल है। लखीमपुर की जो अभी घटना हुई है, हाथरस कांड में जब घटना हुई थी तो आरोपी स्वर्ण समुदाय के थे और जो पीड़ित पक्ष था वो दलित था, और वहां पर राजनीतिक पर्यटन एक तरह से शुरू हो गया था। अखिलेश, सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, फिर अखिलेश जी। इस बार लखीमपुर में चूंकि आरोपी किसी एक विशेष मजहब के हैं, इसलिए न तो विपक्ष ने बाद में उसको कोई तूल दिया, न उस पर कोई सवाल जवाब हुए, लेकिन वो 6 आरोपी जेल में है। ये भी सही है कि वो लंबे समय तक बाहर नहीं रह पाए, उनको 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये जो को लेकर के सवाल है, राजस्थान में दुष्कर्म की घटना हुई है, और आप ये सोच लीजिए कि आप विपक्ष घेर रहे हैं, जबकि वहां पर मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे सवाल करूंगा। और हम जो सवाल करते हैं मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जो जनता के बीच में सवाल उठते हैं उसको हम समराइज करके जब भी आपकी डिबेट होती है आप लोगों से पूछ लेते हैं। जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नेता विधानमंडल दल ने वहां जा करके परिवार से मुलाकात की, मान की, गिरफ्तारी की, तमाम और चीजों की। वहां स्वयं आराधना मिश्रा मोना जी गई, जो कि जो है सदन में नेता विधानमंडल दल कांग्रेस की हैं, वहां गई। उसके बाद कार्रवाई भी उससे पहले भी हुई और उसके बाद भी हो रही है। अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि उस पर जो है फास्ट ट्रैक चला करके सजा होनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, पॉलिटिकल पर्यटन। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, आपकी भाषा नहीं है। पर्यटन कैसे बना दिया गया है?
अभी अंकिता जी की, अंकिता जी क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? शैलेंद्र जी, आप झारखंड में उत्तर प्रदेश बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो भैया ठाकुर साहब, बात करते हैं ठाकुर साहब उत्तर प्रदेश की बात कर लो। हम योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी की, हम योगी जी की बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात कर लो पहले। योगी जी की बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात कर लो, योगी जी पे जवाब दे लो। घोटाला किए हैं रिवर बैंक, रिवर फ्रंट को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोमती नदी साफ नहीं कर पा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था साफ नहीं हो पा रही है, राजधानी में पर्यटन नहीं, वो जवाब की व्यवस्था साफ नहीं हो पा रही है। देने वाले थे, मैंने उनको रोक दिया था, मैंने कहा था उनके बारी आने पे जवाब देंगे, वो कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा। देखिए, दो चीजें हैं जी सिंह साहब, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कंप्लीट हो गई या कुछ रह गया? एक सेकंड दे दीजिए बस। ठीक है, आप एक लाइन बोल लेंगे, फिर सिंह साहब आपसे, फिर कपिश जी, और मेरा आग्रह है कि दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोलना इस बार। नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नहीं, आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कह भी नहीं रहा जी। जहाँ भी जाना चाहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भागना चाहते हैं, ये कहीं हर जगह ये भगौड़े हैं, ये तय है, उसके अलावा कुछ नहीं करते। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ दे नहीं सकते हैं, विकास के नाम पर कुछ दे नहीं सकते हैं। 5 रुपए वाली थाली आज भी खाली है, जिसे स्वयं योगी जी ने ऐलान किया था, मुझसे कहाँ है वो, इन्हें तो पता भी नहीं होगा। सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं, लेकिन तमाम सारे आरोपों के बावजूद भी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में बनाती जा रही है। जाहिर है विपक्ष को भी इस पर कहीं ना कहीं अपना आत्ममूल्यांकन करना होगा। सिंह साहब, 2-3 सवाल। एक तो कानून व्यवस्था को लेकर के तो सभी ने, प्रमोद गोस्वामी जी ने भी कहा, लेकिन रिवर फ्रंट को लेकर के सवाल है। दूसरा मेरा आग्रह ये भी है सिंह साहब आपसे कि कपिश जी से भी आग्रह है कि जब सिंह साहब बोले तो कपिश जी बीच में ना बोले, और जब कपिश जी बोले तो सिंह साहब बीच में ना बोले, क्योंकि इस तरह से फिर डिबेट नहीं हो पाती। जनता आपको देखती है, जनता आपका मूल्यांकन करती है, दलों का मूल्यांकन करती है, मेरा उसमें कुछ नहीं है जी। सिंह साहब से जवाब ले लें। देखिए, अभी तिवारी जी ने रिवर फ्रंट घोटाले की बात का जिक्र किया, आप देखिए तिवारी की और इनकी कार्रवाई चल रही है, और तरीके से मुर्गों का बाद में कपिश जी सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, मैं पूछूंगा सवाल तो मैं पूछूंगा, आप थोड़ी पूछेंगे, एंकर में रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी ये तो आप एक तरह से बदला ले रहे हैं। दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं, दोनों एक दूसरे को मित्र बताते हैं, दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, इस तरह से कैसे डिबेट हो पाएगी? कोई किसी को सुन नहीं पा रहा है। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप इसको क्या बताना चाह रहे हैं कपिश जी? सिंह साहब को बोलने का कपिश जी को म्यूट कर दें। लगभग 6 महीने में एक भी और हम कार्रवाई करेंगे, हमारे कोई किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे का समय किल कर रहे हैं, किसी को कोई जवाब नहीं देने पा रहा है। सिंह साहब, आपको तो कम से कम सोचना चाहिए, सरकार आपकी है, आपसे सवाल लोग पूछेंगे ही, और आप कम से कम समझदारी दिखाइए। बीच में बोले हैं आप, अब ये अच्छी बात नहीं है कि दोनों एक शहर के रहने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से उलझ रहे हैं, कोई किसी को सुन नहीं पा रहा है। राजा जी, जनता इसी तरह से परेशान है, दोनों लोगों ने जनता को बीच रखा है। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। उसका क्या कसूर था? मैं बताया कि कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वो दोनों लोगों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न, ईगो दोनों का आड़े आ रहा है। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है, उसके बाद मैं सवाल पूछने की इनसे कोशिश करूंगा कि एक एक करके जवाब दे दें, अगर नहीं देते हैं तो फिर हम डिबेट को समाप्त करें। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है, ये जो 6 माह थे वो ठीक है, लेकिन यदि हम जैसे कानून व्यवस्था की एक बात होगी, लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं। गन्ना मूल्य के भुगतान का मामला है, अभी शैलेंद्र तिवारी जी ने रिवर फ्रंट का उठाया, लेकिन
इधर योगी जी का दावा महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत काम हुए हैं, बैंकों को लेकर सखी योजना उन्होंने शुरू की है, तो काम वो लगातार कर रहे हैं। और ये भी सही है कि चूंकि 6 माह के अंदर किसी भी सरकार के कार्यकाल को जज करना वह सही नहीं है, लेकिन 6 माह के कार्यकाल में सरकार की दशा और दिशा का अंदाजा लग जाता है। तो ये दशा और दिशा क्या है, ये आपसे जानना। उपाध्याय ये भी तो पूछ लीजिए कि इसी 6 महीने में 7 विभाग से घोटाला हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग में मुद्दों की पोस्टिंग और तरक्की की। मैं प्रमोद जी से बात कर रहा हूँ, प्रमोद जी जवाब देंगे। प्रमोद जी और ये देश के साथ जिस तरीके से गद्दारी कर रहे हैं, अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो मैं सिंह साहब भी जवाब देंगे, प्रमोद जी भी देंगे। और लेकिन आप क्या है, जैसा आपने सदन में किया है, सदन में भी आप बोलने नहीं देते हैं। आप मुझे भी, आपने इस डिबेट को भी सदन समझ लिया, ये सही नहीं है। ये डिबेट जनता देखती है, जनता आपके सबके आचरण का मूल्यांकन करती है, और मुझे लगता है कि दोनों की ये बात फिर समझ में नहीं आती। अभी प्रमोद जी, हम सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे लगता है प्रमोद जी को बोलने देना चाहिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी। मैं खाली कपीस जी से और कपीस जी और सिंह साहब से एक विनम्र अनुरोध करूंगा, ठीक है, दोनों बड़े अच्छे से बहस करते हैं, पता नहीं आज दोनों को क्या हो गया, गलती न करे, पर हाँ, आज ये नाराजगी इससे आपका ही और नहीं, आपके दलों का भी प्रतिबिंब बाहर जाता है कि आप किस दल को बिलोंग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये स्कूलों जैसी लड़ाई, प्राइमरी स्कूलों जैसी बात कम से कम मैच्योर लोगों को नहीं करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जो आपने कहा, नहीं, मैं पहली बार भी बोल रहा था, अभी तो कबीर जी उनकी मान लीजिए, अभी तो वरिष्ठ है, हम मेरे से भी जितने हम सब लोग यहाँ बैठे हैं उन सबसे वरिष्ठ है प्रमोद जी। प्रमोद जी के आगे तो हम सब लोग बहुत छोटे हैं। प्रमोद जी, नारा देने वाले लोग आप दोनों से अनुरोध है, घोटाला क्या उससे बताने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोद जी को बात करो। अब सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाना दीजिए, डिबेट का, हाँ ठीक है, सुन लीजिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए उपाध्याय जी, जो आपने कहा कि इसमें 6 साल का मूल्यांकन नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सच है, इसको चाहे पक्ष हो, पक्ष आलोचना करना है वो करे, जो मुद्दे हैं, लेकिन ये सच है कि सरकार एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ रही है, चाहे वो बेरोजगारी की दिशा में हो, उस मामले में वो प्रयास कर रही है। कितने आएंगे इसका मूल्यांकन आने वाले समय में किया जाएगा, लेकिन एक दिशा सही चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये बात सही है कि संगठित अपराध को छोड़ दीजिए, बाकी महिलाओं के अपराधों में कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि हुई है, बाकी अपराधों में भी अभी प्रभावी अंकुश नहीं है। तीसरी एक बात जो इस डिबेट में नहीं आई, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में जो सामंजस्य, मैं समझता हूं कि इस सरकार की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर आप पार्ट 1 में देखें तो लगभग 100 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे अधिकारियों के न सुनने की वजह से। इस पार्ट 2 में अगर आ जाइए इस 6 महीने में, तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ भी अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में, चाहे खट्टिक साहब हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, अधिकारियों की जो धींगामुष्टि है, अधिकारियों का जो हठियल रवैया है, या अधिकारियों की जो अमर्यादा है, क्योंकि मंत्री के अधीन है वो नौकरशाह हैं, वो प्रशासनिक प्रशासन करने वाले, तो कहीं ना कहीं में प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब आप उनको तो बोल देते हैं, कपिल जी ऐसा तो नहीं, अच्छा नहीं लगता। दोनों की बात रख रहे हैं, बैलेंस बात कर रहे हैं, किसी को भी वो कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए थे। 2017 में भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ा गया था, भ्रष्टाचार चुनाव लड़ा क्यों? हम भ्रष्टाचार को लेकर गए थे, जनता के भ्रष्टाचार सरकार है, अपराधी सरकार है, अपहरण सरकार है, प्रमोद जी ये 6 महीने की बात सुनने को राजी नहीं। प्रमोद जी की बात तो सुन लीजिए भाई, नहीं अगर सिंह साहब बोल रहे होते कपिल जी, आप सिंह साहब को भी नहीं बोलने दे रहे, आप प्रमोद जी को भी नहीं बोलने दे रहे, ये तो गोरखपुर के लोगों का ईगो टकरा गया है। अगली बार से गोरखपुर के 2 लोग नहीं रखेंगे। टकरा के क्या करेगा? ईगो टकराएगा तो मशीनें मिलेगी, उसमें कुछ किताबें मिलेगी, वो टकरा होगा।
कितनी उन्नति में मुर्दों की पोस्टिंग से माल कमाया, बताइए। जो एक बताए हैं जो नीचे निगल के वो उगल रहे हैं, आप देखिए रामपुर में भाई आप दोनों शांत हो जाए। आप प्रमोद जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। आपने तो बिल्कुल कमाल कर लिया, अपनी डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और जनता आप दोनों को देख रही है। आप दोनों को लेकर के क्या कहेगी अब ये तो आप ही जाने भाई। बहरहाल प्रमोद जी अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि डिबेट का समय हो जाएगा। प्रमोद जी कैसे करूं उपाध्याय जी, कैसे करूं? प्रमोद जी को तो जवाब देने दो कपीश जी। आप प्रमोद जी दें, लेकिन ये स्वास्थ्य महकमे में जो घोटाला हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग में, और क्या बोलते हैं, तो वो तो सिंह साहब जवाब देंगे ना। आप सिंह साहब को सुनने को तैयार नहीं है, उसका जवाब सिंह साहब देंगे। प्रमोद गोस्वामी जी को क्या करना है कि घोटाला हुआ है नहीं हुआ, उसके ऑथेंटिक जवाब वो दे भी नहीं सकते। वो तो जो दिखाई दे रहा है उसी को दे पाएंगे ना। ऑथेंटिक जवाब सिंह साहब दे सकते हैं, सरकार दे सकती है, प्रवक्ता के नाते सिंह साहब दे सकते हैं। सिंह साहब को आप सुनना नहीं चाहते। बता रहा हूँ, पानी आने का घोटाला ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से, बात सिर्फ बात निकल पानी आने का घोटाला नहीं बताया। आज बहस गर्मा गर्म हुई है, लेकिन हमारा समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि बहस को आगे बढ़ाया जाए। एक दूसरे की बात भी सुनाई नहीं दे रही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के 6 माह के कार्यकाल पर जो भी बहस आपने देखी है, आपने जो रवैया, वह सब जनता देख रही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के इन 6 माह के कार्यकाल पर समाजवादी में ये भूल जाते हैं कि जनता उनके कार्य व्यवहार को भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी आज एक दूसरे को लेकर के जो ईगो आपस में टकराया है, ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। खैर, आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।